Assalamualaikum students, hopes all of you are fine and doing very well in your life। अच्छा भाई बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली हमारे पास एनर्जी का बायोलॉजी से क्या रिलेशन है इसके बारे में पूरा चैप्टर है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं जस्ट बायो एनर्जेटिक्स में आपको इतना बता दूं कि बायो का मतलब तो होता है लाइफ और एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है, एनर्जी। और एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे कसरत से एक अल्फाज का इस्तेमाल करूँगी और वो अल्फाज होगा ATP, एडिनोस ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा भाई ATP क्या है, शॉर्टली बता रही हूँ। ATP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। बस अभी कुछ नहीं सोचो मिस, क्या आपने ऐसे ही बोल दिया एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, क्यों, कैसे, किस लिए, कुछ नहीं, बस इतना बोले, इतना सुन लो। अब इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते ताकि आपको पता चले कि बायो एनर्जेटिक्स में ATP वगैरह की क्या बात आ रही है। देखो, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने अंदर बहुत सारी न्यूमरियस किस्म की एक्टिविटीज़ को लेकर चल रही होती हैं। जैसे कि वो रॉ मटेरियल से क्या करती हैंगी, जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं जो कि बाद में एक्सक्रीट भी किए जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो होती हैंगी जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आती हैंगी। मतलब देखो, अब आपने पढ़ा है ना चैप्टर में सेल वाले में कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, सेल होता है। तो जो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है। तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देगा ना, तो वो किसके पास आएगी, वो साइटोप्लाज्म के पास आएगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो दरवाज़ा है ना। ठीक है, बॉडी क्या है, बॉडी साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जैसे अगर एक रेस्टोरेंट है, आप ये समझिए साइटोप्लाज्म क्या है, एक रेस्टोरेंट है आपके पास और न्यूक्लियस आपके पास किचन है। ठीक है, ये आपके पास किचन है और ये आपके पास रेस्टोरेंट है। ठीक है, बहुत ही कोई गंदी राइटिंग हो गई, पता चल जाएगा कि हाँ कोई डॉक्टर ही लिख रहा है। खैर, साइटोप्लाज्म आपके पास रेस्टोरेंट है और न्यूक्लियस आपके पास किचन है। बेटा किचन में कोई रेसिपी बनेगी तो वो किसके पास आएगी, वो जाहिर सी बात है वो साइटोप्लाज्म रेस्टोरेंट में आएगी ना, साइटोप्लाज्म के पास आएगी ना, डाइनिंग पे आएगी ना। तो जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं न्यूक्लियस से किसके पास आती है, साइटोप्लाज्म के पास आती हैं। इसके अलावा वेसिकल्स जो गोल्जी बॉडीज़ की तरफ आते हैं, वेसिकल्स टू गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, देन वो जो होते हैं किसके पास जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाते हैं। आयंस जो होते हैं जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस पंप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है एक सेल में चल रही होती हैं। इन एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर दीज एक्टिविटीज़ और अ सेल नीड्स एनर्जी, हर सेल को किस चीज़ की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, ताकत की नीड होती है। एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाता है, एनर्जी को फ्यूल फॉर लाइफ यूज़ किया जाता है। ज़िंदगी को चलाने के लिए फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल यूज़ होता है। ठीक है, ये एनर्जी हमारे पास कैसे बनती है, ये एनर्जी हमारे पास लाइट एनर्जी से बनती है। अच्छा, लाइट एनर्जी से बननी है मिस, हम लोग तो इंसान हैं, हमारे पास लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है। बेटा हमारे पास ये लाइट एनर्जी आती है प्लांट्स के थ्रू। कैसे, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इस एनर्जी को ट्रैप करते हैं। फाइन, अच्छा, हमारे पास जो एनर्जी है वो फ्यूल फॉर लाइफ है, मैंने आपको बताया। ये कहाँ से एनर्जी बनती, कहाँ से एनर्जी, लाइट से बनती है। सवाल होता है इंसानों तक कैसे आती है, इंसानों तक प्लांट्स के ज़रिए आती है। प्लांट्स इस एनर्जी को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद ये जो एनर्जी होती है कि इसको कुछ कंपाउंड्स में ना कन्वर्ट करते हैं। वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, ATP, NADPH2, FADH2। ठीक है, अच्छा मिस आपने तो जस्ट ATP बताया था, लेकिन बेटा NADPH2 और FADH2 जो है ना, जब ये दोनों बन जाते हैं ना, इन दोनों के बनने के बाद ना इनसे ATP बनाया जाता है, क्योंकि ATP मेन है। ATP तो समझ लो एनर्जी का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा भाई, कहाँ पे स्टोर किया जाता है, फिर इसको स्टोर किया जाता है कुछ खानों में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लिपिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर मैं पूछूँ कि कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा एनर्जी होती है लिपिड में, तो याद रखना लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू ट्रैप लाइट एनर्जी
दूसरे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो लाइट एनर्जी को पकड़ सके, तो वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। कैसे? ये प्लांट्स को खाते हैं, जब प्लांट्स को हम खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है, हमें ये एटीपी वगैरह मिल जाती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहेगा कि प्लांट्स एनर्जी बना रहे हैं, फिर वो एनर्जी हम तक आ रही है, ये सब कुछ कि प्लांट्स भी कैसे बना रहे हैं और हम तक कैसे आ रही है, सारी चीज़ हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? कैप्चरिंग यानी कि पकड़ना, एंड कन्वर्जन यानी कि तब्दील करना ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन अ लिविंग सिस्टम। एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज करना, तब्दील करना और फिर उसको यूटिलाइज़ करना यानी कि इस्तेमाल करना अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। जैसे कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कोई जेनेटिक इंस्ट्रक्शन आ रही, बेटा ऐसे ही नहीं आएगी, कुछ दोगे तो आएगा ना, ठीक है। तो वो सब हम किस में स्टडी करते हैं? बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स जो है ना बेटा, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी है। क्वांटिटेटिव मतलब मिकदार, आपको मिकदार बताई जाती है किस चीज़ की? एनर्जी के रिलेशनशिप्स की। एंड कन्वर्जन इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम्स, और बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर उसकी कन्वर्जन। दिस बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस ओबेज द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है ना, ये हमारे पास कौन से लॉज को फॉलो करती है? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है। अगर आपने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा है तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को कभी भी ना तो आप क्या कहते हैं, अब देखो सनलाइट है, सनलाइट से प्लांट्स तक एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो सनलाइट के पास एनर्जी है ना, वो आपने तो नहीं बनाई ना, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना ही आप उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते, ना तो आप उसे बना सकते, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। हाँ, लेकिन आप उसको एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में तब्दील ज़रूर कर सकते हो। जैसे सनलाइट से आ रही थी तो प्लांट्स ने कन्वर्ट करी, प्लांट्स से हम तक आई, हमने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से ये किसको ओबे करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को। ये बात सबको समझ आती है? क्या याद रखोगे? सबसे पहले अगर आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं ना, तो मैं आपको उसके अबाउट भी गाइड कर दूं कि बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन तो यहीं से एज इट इज़ लिखना। ये मत करना कि भाई पीसी के नोट्स उठा लेते हैं, फला कोचिंग सेंटर के नोट्स उठा लेते हैं। नहीं बेटा, जब बुक मौजूद है और बुक में एक बार ढंग की लिखी हुई ना, उसी को खुद से नोट्स बनाना सीखो। क्योंकि जब तुम लोग आगे मेडिकल का टेस्ट दोगे ना, तो एज इट इज़ बुक की लाइन्स आ रही होती हैं MCQs के अंदर, और जो बच्चे नोट्स के चक्कर में पढ़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा वही बच्चे मार खाते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट का इजाफा करना है इसके अंदर कि बायो एनर्जेटिक जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी यानी कि मिकदार की स्टडी है। किसकी स्टडी है? मिकदार की स्टडी है, एनर्जी के रिलेशनशिप की और उसके कन्वर्जन की। यानी कि अगर आप इतना भी नहीं लिखो, सिर्फ इतना लिख देना कि बायो एनर्जेटिक इज़ क्वांटिटेटिव स्टडी, मिकदारी स्टडी है किसकी? ऑफ एनर्जी। बस इतनी लाइन लिख देना कि ये हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडी है एनर्जी की, कि कितनी एनर्जी किस प्रोसेस से किस तरह से बन रही है। दूसरा कि बायोलॉजिकल एनर्जी कौन से लॉस को फॉलो करती? तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को फॉलो करती। कैसे फॉलो करती है? तो अपने पास एक ब्रैकेट के अंदर जो मैंने आपको पूरा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताया है उसको लिख लो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, मेरा वे ना थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि मैं इतनी डेप्थ में पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ ही समझा रही हूँ ना बेटा, रट्टा थोड़ी लगवा रही हूँ तुम लोगों से कि तुम लोगों को बस बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा कर, डेफिनेशन पढ़ा कर खाना पूरी कर दी, नहीं, ठीक है। नाउ द होल बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कंटेन्स, जो बायोलॉजिकल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो पूरी की पूरी क्या कंटेन करती है? वो हमारे पास कंटेन करती है फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP। यानी कि हम ये जो पूरी बायोलॉजिकल एनर्जी पढ़ेंगे ना, हम ये देखेंगे कि ATP कैसे बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि ATP का कसरत से इस्तेमाल होने वाला है और किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। अब ज़रा ATP की ना फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पे ना अपने पास, ताकि भूलो ना। एडिनोस ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट में नीचे लिख देती हूँ।
फॉस्फेट। अब बच्चों को ये तो पता है कि ट्राई का मतलब होता है 3, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। एडिनोस का मतलब क्या है, ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेस होती है, लेकिन अभी तुम लोग को ये भी नहीं पता होगी, तो अभी इसको इतनी डेप्थ में नहीं जाना है। अभी जितना बता रही हूँ फ़िलहाल इतना समझो, फिर मैं आगे ख़ुद तुम लोगों को करवाऊँगी ना जिस तरह से, तो तुम लोग का ये सारा हो जाएगा। अच्छा भाई, अब हम आगे बात करते हैं। देखो हमने पढ़ा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ट्रैप लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज्ड इट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सबसे पहले तो आप अपने पास ये हेडिंग डालेंगे कि फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, फिर आप एक में लिखेंगे एटीपी इज़ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं बेटा ये अब तुम लोगों को बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि यार इतने बड़े उस पर आके हम लोग को नोट्स बनाना सिखानी है, लेकिन बहुत से बच्चों वीक भी होते हैं, तो मुझे उन लोगों को भी लेके चलना है। और मेरे पास इस टाइम वाइट बोर्ड नहीं है, वरना मैं खुद आपको वाइट बोर्ड पे पॉइंट्स बना देती। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को, पकड़ते हैं, ठीक है, और उसको यूटिलाइज़ करते हैं एटीपी के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई इतना तो समझ आ गया कि लाइट को पकड़ना और लाइट को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, लाइट को इस्तेमाल कर देंगे किसकी फॉर्मेशन में, एटीपी को बनाने के लिए। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों में क्या होता हैगा कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ऑक्सीडाइज़ किया जाता है ताकि उनसे एनर्जी प्रोड्यूस हो, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना उनको ऑक्सीडाइज़ करने से वो भी हमारे पास एटीपी होती है। तो एक तो हमने पढ़ा कि एटीपी हमारे पास प्लांट्स के थ्रू बन रहा है। दूसरा, वो जो प्लांट्स है ना, अब उन्होंने हमें फॉर एग्जांपल प्लांट्स से हमें क्या एटीपी मिलेगा, नहीं, प्लांट्स ना उस एटीपी को किसके अंदर बंद कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में बंद कर देगा, लिपिड में बंद कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या कार्बोहाइड्रेट ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं, आलू है ना फॉर एग्जांपल, आलू में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, सही है। फिर वो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, आप उसको ऑक्सीडाइज़ करोगे, उसको तोड़ोगे, तो आपके पास आपको क्या मिलेगा, आपको इससे एटीपी मिलेगा। ठीक है, तो एटीपी फॉर्मेशन होती किस तरह से है, द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज़ फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। देखो एडीपी, एडिनोस, मैंने अभी बताया था, एडीपी हमारे पास क्या है, एडिनोस डाइफॉस्फेट, ये हमारे पास है एडीपी। अगर मैं बात करती हूँ एटीपी की, तो ये हमारे पास क्या होगा, एडिनोस ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो बेटा हमारे पास एटीपी एडिनोस डाइफॉस्फेट जो है एडीपी, जब आप एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एटीपी। जाहिर सी बात है ना, 2 फॉस्फेट थे, 2 के साथ ही तीसरा आ गया तो 3 फॉस्फेट आ गया, एडिनोस ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाते हैं, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के 3 टाइप्स होती है। देखो अभी तक हमने 3 ही टाइप्स पढ़ी है ना इसकी, कैसे पढ़ी 3 टाइप्स, एक तो हमने ये देखा कि प्लांट्स बना रहे हैं हमारे पास एटीपी, फिर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा, फिर हमने ये देखा कि एडीपी से भी हमारे पास एटीपी बन रहा है। 3 तरीक़ों से देखा एटीपी का बनना, तो 3 मेथड हो गए ना। तो वो 3 तरीके किस तरह से होते हैं उनको यहाँ पे भी आगे डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है इसको पढ़कर ना फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह, ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है बेटा, पहला वाला मैं समझा रही हूँ। ऐसी टाइप जिसके अंदर एटीपी बने, किससे बने, किस चीज़ को यूटिलाइज़ करके बने, किस चीज़ को इस्तेमाल करके बने, जब आप लाइट को, जो लाइट आ रही है ना, लाइट क्या है, लाइट अगर मैं पूछूँ, लाइट हमारे पास एनर्जी है ना भाई, लाइट क्या है, लाइट एनर्जी है ना। किसी क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तारों के थ्रू आपके पास आ रहा होता है करंट, ठीक है, और आप लोग क्या कह रहे होते हैं, लाइट आ रही है, लाइट चली गई तो क्या कहते हो, तारों में ना लाइट आना बंद हो गई, करंट आना बंद हो गया। हाथ लगाओगे करंट लगना शुरू हो जाएगा, क्यों, एनर्जी है। बल्ब है, बल्ब के अंदर लाइट आ रही है, लाइट आपको वो दे रहा है,
बल्ब को हाथ लगाते हो, वो जो येलो वाले बल्ब्स आते हैं उनको कभी हाथ लगा के देखना, वो एकदम तेज़ गर्म हो रहे होते हैं, तो वो एनर्जी होती है ना। एनर्जी तो किसी भी तरह की हो सकती है, एनर्जी आपके पास हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपको क्या कह रहे हैं कि एटीपी को बनाना कैसे, लाइट को यानी कि एनर्जी ऑफ लाइट को यूटिलाइज़ करके, इस्तेमाल करके। अच्छा, लाइट से कैसे, लाइट में ऐसी क्या चीज़ है जो एनर्जी के तौर पे वर्क कर रही है? बेटा वो होता है फोटोन। पढ़ा है फिज़िक्स के अंदर, फोटोन क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स। सनलाइट के थ्रू हम तक एनर्जी के पैकेट्स आ रहे होते हैं, हम उन पैकेट्स को पकड़ते हैं, वो पैकेट्स हमारे पास फोटोन होते हैं और उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी के अंदर। ये सारा काम हो कहाँ रहा होता है भाई? देखो, फोस्फोराइलेशन है ना, हम लोग तो लाइट को यूज़ ही नहीं करते। लाइट को कौन यूज़ करता है? प्लांट यूज़ करते हैं। प्लांट में किस हिस्से में होता है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। तो आपको सबको पता है कि एनर्जी रिच पिगमेंट होता है। सॉरी, ये हमारे पास एनर्जी रिच पिगमेंट नहीं होता, ये हमारे पास होता है ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास ये सारा काम हो रहा होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी किसके अंदर होता है? उसकी मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक काम हो रहा होता है। अब इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ाई, हम पूरा ये प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लोरोप्लास्ट तक आती है, फिर कैसे थैलाकॉइड, फिर क्या क्या होता है। तो अब इसकी किस तरह से हमारे पास बनेगी कि एडीपी है हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप है। अब फॉस्फेट कब जुड़ेगा एडीपी के साथ? जब आप उसको एनर्जी ऑफ लाइट दोगे तो एटीपी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो एनर्जी ऑफ लाइट थी। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो एनर्जी यूज़ की जाती है वो ऑक्सीडेशन की होती है, ठीक है। जो कब बनती है? जो हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जब मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं ना, तब बनती है। और ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसके अंदर होते हैं कुछ क्रिस्टल, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये बनती है, इसके अंदर यही होता है, एडीपी होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे मिस ये तो फॉस्फेट है, इसके साथ आई क्यों लगा हुआ है? आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन आप अगर आप सिर्फ पी भी लिख दो ना तो कोई मसला नहीं है, आई ना लिखो, क्योंकि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो ना, अभी भी आए होगे मैट्रिक्स से और ऐसे ही रट्टे लगा के आ रहे हो तो और एनर्जी कौन सी? यहाँ पे एनर्जी ऑफ लाइट थी, यहाँ पे एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन है, इससे हमारे पास एटीपी बनता है, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ये ऐसी फॉस्फोराइलेशन की टाइप है जब एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है फॉस्फेट ग्रुप, किसको? दूसरे सबस्ट्रेट को, ठीक है। एक सबस्ट्रेट है, वो अपना फॉस्फेट दे देगा दूसरे को, बस इतना याद रख लो। कैसे देगा, क्या करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अंडर सेलुलर कंडीशन अगर आपसे पूछा जाए कि एटीपी से कितनी एनर्जी बनती है, तो बेटा याद रखना एटीपी से हमारे पास बनती है 7.3 KCl पर मोल। किलो कैलोरीज, इसको किलो कैलोरीज भी कहते हैं, KCl को किलो कैलोरीज पर मोल हमारे पास एनर्जी बनती है, यानी एक मोल के अंदर 7.3 किलो कैलोरीज। और कहीं कहीं पे ना ये लोग आपको किलो की जगह पे ना 1000 लिख कर भी दे देते हैं कि 7.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 कैलोरीज पर मोल, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। अच्छा भाई, हाँ, अच्छा अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे पीआई बताया था ना, तो अब देखो आपकी बुक में भी आ गया। पीआई का मतलब क्या होता है? ऐसा फॉस्फेट जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिले, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल से मिले। जैसे हमारे पास H3PO4 है, ठीक है, इसके पास फॉस्फेट मौजूद है। मैंने क्या किया, मैंने इसका फॉस्फेट ले लिया और इसको H2O पानी बना के निकाल दिया। मैंने कहा जाओ बेटा टाटा बाय बाय, और इसका फॉस्फेट छीन लिया, सही है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में से जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, उसमें से अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को निकालें तो वो हमारे पास कौन सा फॉस्फेट कहलाता है? पीआई, यानी कि ये वाला फॉस्फेट कहलाता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपने देखा एटीपी हमारे पास दो तरह से बढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो इस प्रोसेस में देखा, एक रेस्पिरेशन के थ्रू जो इन दो प्रोसेसेस में हम देखेंगे, ठीक है, जो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बहुत डिटेल में आगे आने वाला है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब तक हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम फोटोसिंथेसिस के स्टार्ट करेंगे।
आप लोगों को इसके नोट्स बनाने में सिंपली वही करना है जो मैंने आपको बताया था ATP के बारे में। यहाँ से जो जो मेन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो लिख लें, ये तीनों डेफिनेशंस लिख लें अपने पास, ये तमाम चीज़ें अपने पास लिख लें, खुद के नोट्स खुद ही बनाएं, ठीक है। चाहें तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उस ग्रुप पर ना अपने नोट्स मुझे बना के चेक करा सकते हैं कि जो भी मसला वगैरह होगा तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।